देखिए मेरा प्यारा बेटा, हम लोगों के सामने आज का जो टॉपिक है वो है बोर्ड्स मॉडल। हम लोगों ने इससे पहले, बाकी बच्चों मेरी वॉइस आ रही है बेटा? मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या? एक मिनट वेट कर लो, बस सॉरी। ओके, वो बार बार वो अपने आप बड़ा वो सेटिंग गड़बड़ा जाता है ना। चलिए कोई बात नहीं, अब सही हो गया होगा। चलिए अब तो सही ना? ठीक है, ध्यान दीजिए। हम लोगों के सामने मेरा प्यारा बच्चा जो चैप्टर है वो चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोगों ने कई सारे एटॉमिक मॉडल जो थे वो आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे। आप लोगों ने वो एटॉमिक मॉडल क्लास 8th में भी पढ़ा होगा। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत हाइपोथेटिकल, क्लास 8th में नहीं, अगर सीबीएसई बोर्ड में होंगे तो 9th में पढ़ा होगा। जिनमें से आप जे जे थॉमसन मॉडल पढ़ते थे, याद करिए आप लोगों ने रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा था। एटॉमिक स्ट्रक्चर में कुछ बेसिक चीजें तो आप लोग वैसे भी जानते होंगे, वो कोई कठिन चीजें नहीं है। जैसे कोई भी एक एटम होता है जो कि स्पेरिकल शेप का होता है, बात नंबर एक। बात नंबर दो, किसी भी एटम के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। उस न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं, प्लस उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ क्या करते हैं? रिवॉल्व करते रहते हैं। इतनी बात आप लोगों को बहुत अच्छे से अभी तक पता होगी, कोई इसमें बहुत समस्या वाली बातें नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज, मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में कई सारे एटॉमिक मॉडल के साथ साथ कुछ और भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया था मैंने, जिनमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और इधर उधर के कई सारे कॉन्सेप्ट सीखा। हम लोगों के सामने एटॉमिक मॉडल्स में एक जो लेटेस्ट मॉडल है, इसके बाद भी कुछ नए मॉडल हैं, लेकिन जो काफी ज्यादा चलने वाला और काफी ज्यादा माना जाने वाला एटॉमिक मॉडल है, हम उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। उसे हम लोग बोलते हैं बोहर्ट्ज मॉडल। चलिए शुरुआत करते हैं यहां पर। सबसे पहले जब हम बात करते हैं इस बोहर्ट्ज मॉडल को, तो उसको दिया किसने था? नील्स बोर, साइंटिस्ट का नाम था। बोहर्ट्ज मॉडल ने कई सारी बातें बोली। देखिए मेरा प्यारा बच्चा, एक बात अपने दिमाग में सभी लोग बैठा लीजिए कि जब कोई एटॉमिक मॉडल लेता है तो एटॉमिक मॉडल का मतलब क्या होता है? एटॉमिक मॉडल का मतलब होता है कोई भी साइंटिस्ट या कोई भी जो केमिस्ट होता है, वो अपने ऑब्जर्वेशन, अपने एक्सपेरिमेंट की बेसिस पे कई सारे कंक्लूजन देता है, जिनको हम पोस्टुलेट की फॉर्म में लिख लेते हैं। भाई वो एक्सपेरिमेंट ही कर सकते हैं। लोग कहने के लिए कुछ भी बोले, ऐसा तो नहीं है कि कोई एटम के अंदर जाके देख आया होगा, बिल्कुल नहीं देख के आया होगा। जब कोई एटम के अंदर देख के नहीं आया है तो वो एक्सपेरिमेंट की बेसिस पे ही कुछ बातें बोलता है, जो कुछ एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी होती हैं। उन्हीं को हम पोस्टुलेट का नाम देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर क्या करेंगे कि कुछ पोस्टुलेट सीखेंगे कि जो बोहर्ट्ज मॉडल है वो क्या थे। नील्स बोर साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने इस मॉडल को दिया। इसके अंडर में कई सारे पोस्टुलेट्स आते हैं, कई सारे कॉन्सेप्ट आते हैं। नील्स बोर ने एक पहली बात बोली, आप लोगों को दिख रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। इन्होंने पहली बात यह कहा कि एक्चुअली में जो न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या करते हैं? रिवॉल्व करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ पे क्या करेंगे? रिवॉल्व करेंगे। ये है पहला पॉइंट। अच्छा, ये जो सर्कुलर पाथ है, इस सर्कुलर पाथ को एक नाम दिया गया जिसे हम जानते हैं किस नाम से? ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। एक बात आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से दिमाग में बैठा लीजिए, आप लोगों को ऑर्बिट और ऑर्बिटल में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ऑर्बिट एक अलग चीज है, ऑर्बिटल एक अलग चीज है। आप जब आगे चल के पढ़ोगे तो देखोगे और वहां पर सीखोगे कि ऑर्बिटल जो होता है वो एक रीजन होता है, एक ऐसा रीजन जहां पे इलेक्ट्रॉन के होने की पॉसिबिलिटी है। जबकि ऑर्बिट जो होता है ये एक 2D इमेजिनरी पाथ होता है, एक 2D इमेजिनरी पाथ होता है। अच्छा सर, ये इमेजिनरी पाथ का क्या मतलब है? इमेजिनरी पाथ का ये मतलब होता है प्यारे बच्चों कि एक्चुअली में ऐसा कोई पाथ नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन जहां रिवॉल्व करता है, बस हम उसे पाथ बोल देते हैं। आप ऐसे मान के चलो, जैसे एरोप्लेन उड़ता है, तो जो एरोप्लेन जिस रूट पे उड़ता है वहां पे कोई पाथ नहीं बना है। ऐसा नहीं है कि जैसे रेलवे ट्रैक हो गया या रोड हो गया, उसका तो पाथ समझ में आता है, वो आपका इमेजिनरी नहीं है, वो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर मैं एरोप्लेन के पाथ की बात करूं तो वो एक इमेजिनरी पाथ है। भाई जिधर वो मूवमेंट करता है, एक डायरेक्शनल वे में मूवमेंट कर रहा है और हम कहते हैं कि वो उसका पाथ हो गया। जैसे एरोप्लेन का एक इमेजिनरी पाथ हम लोगों ने कंसिडर किया, वैसे ही इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करते हैं? एक इमेजिनरी पाथ पे रिवॉल्व करते हैं। ये इमेजिनरी पाथ जो होता है ये 2 डायमेंशनल होता है, ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। और इस 2 डायमेंशनल पाथ को हम लोग एक नाम देते हैं, दैट इज नोन एज ऑर्बिट। ये नील्स बोर का पहला पोस्टुलेट है। अगर मैं ये बात करूं
कि एग्जाम में क्या चीज ज्यादा जरूरी होता है, तो पहली बात इसमें से कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि आपसे स्कूल में 2 या 3 नंबर में पूछ लिया जाए कि क्या होते हैं पोस्टुलेट्स बोर्ड्स मॉडल के। आप बोर्ड्स मॉडल के पोस्टुलेट को लिख के दिखाइए, 2 नंबर में ये पूछ सकता है। अदरवाइज इसके न्यूमेरिकल भी बनते हैं और इसके न्यूमेरिकल काफी अच्छे होते हैं और पूछे भी जाते हैं। चलिए समझिएगा, यहां पर जो पहला पोस्टुलेट है वो मैंने आप लोगों को समझा दिया। और पहला पोस्टुलेट ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सर्कुलर 2D पाथ पे रिवॉल्व करता है और 2 डायमेंशनल पाथ को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। ये पहला पोस्टुलेट हो गया। समझते हुए चलिएगा, फिर मैं एक एक करके सारी चीजें डिस्कस करूंगा। जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ एक 2 डायमेंशनली पाथ पे रिवॉल्व करेगा, उसे ऑर्बिट कहेंगे, पहली बात। पॉइंट नंबर 2, इन्होंने कहा कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कई सारी सेल में प्रेजेंट होता है। अभी जब आगे जाके तुम सीखोगे तो आपको अंतर पता चलेगा कि ऑर्बिट और सेल दोनों अलग अलग चीजें हैं। यहां जब मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो कई बच्चों को कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि बना तो वो ऑर्बिट ही है, लेकिन उसमें एक थोड़ा सा अंतर होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ऑर्बिट एक 2D पाथ हो गया, सेल जो होता है वो एक रीजन होता है। देखिएगा थोड़ा, अगर मैं यहां पर इसे न्यूक्लियस मानूं, हमने कहा कि भाई ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ हमने सेल बनाया, ये पहली सेल हो गई, ये हमने कहा माना सेकंड सेल हो गया, ये थर्ड सेल हो गया, ये फोर्थ सेल हो गया। अब आप इनको जो देख रहे हो मेरा प्यारा बच्चा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप इनको जो देख रहे हो ये इस तरीके से नहीं है, आप इनको सर्कल की फॉर्म में देख रहे हो। एक्चुअली ये स्फीयर की फॉर्म में होता है। आप ऐसे मान के चलो कि बिल्कुल एक छोटी सी क्रिकेट की बॉल, वो न्यूक्लियस हो गया, उसके ऊपर एक स्फीयर बना दो, वो पहला सेल हो गया, उसके ऊपर एक स्फीयर बना दो, वो सेकंड सेल हो गया, उसके ऊपर एक स्फीयर बना दो, वो थर्ड सेल हो गया। ये जो सेल होता है ये 3D में होता है, पहली बात बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो मैं बना ऐसे रहा हूं, 9th में तुमने ऐसे देखा था, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो सर्किल की फॉर्म में होता है, वो 3D स्फीयर की फॉर्म में होता है। बात नंबर 1, यहां पर जो पहली सेल होती है उसे के सेल बोलते हैं, दूसरी सेल को एल सेल बोलते हैं, नेक्स्ट सेल को एम बोलते हैं और अगले वाले को एन सेल बोलते हैं। इन्हें हम बोलते हैं सेल। यहां पर बोर्ड्स मॉडल जो है वो यही कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो प्रेजेंट होता है, वो प्रेजेंट होता है इन डिफरेंट सेल। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो डिफरेंट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और वो जो सेल होते हैं दे हैव फिक्स एनर्जी। उनकी जो एनर्जी होती है मेरा प्यारा बच्चा क्या होती है, फिक्स होती है। बात नंबर 1, सर एनर्जी फिक्स होने का क्या मतलब है? एनर्जी फिक्स होने का मतलब हम अगर माना ये कहें कि ये जो पहली सेल है इसकी एनर्जी हमने कहा माना 20 जूल है, एक एग्जांपल के तौर पे 20 जूल मैंने एग्जांपल माना है, लेट किया है, इसकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा होगी, हमने कह दिया 30 जूल, इसकी हमने कह दिया माना 60 जूल है, और इसकी हमने कह दिया 80 जूल है। तो ये पॉइंट ये कहता है कि एक्चुअली में जब इलेक्ट्रॉन जो होगा वो जिस भी सेल में होगा, फर्क नहीं पड़ता है कि वो कौन सी सेल में है, वो फर्स्ट सेल में है, वो सेकंड सेल में है, वो थर्ड सेल में है, वो कौन सी सेल में है, डजंट मैटर। वो किसी भी सेल में हो, उस सेल में उसकी जो एनर्जी होगी वो हमेशा मेरा प्यारा बच्चा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अगर वो फर्स्ट सेल में है तो उसकी एनर्जी 20 जूल रहेगी। याद करो, उससे पहले एक मॉडल पढ़ा था तुमने, इससे पहले एक जो मॉडल पढ़ा था रदरफोर्ड मॉडल बोलते थे, वहां पे एक पॉइंट आता था, ये पॉइंट ये आता था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ जब रिवॉल्व करेगा तो वो धीरे धीरे एनर्जी को लूज करेगा। अगर वो एनर्जी को लूज करता तो एनर्जी को लूज करके वो धीरे धीरे फाइनली न्यूक्लियस में गिर के डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए। लेकिन नील्स बोर ने उस कॉन्सेप्ट को बदल ही दिया। उन्होंने सीधे सीधे ये कहा कि नहीं, कोई भी इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा तो उसके रिवॉल्यूशन के दौरान कोई एनर्जी लॉस होगी ही नहीं। उसके पीछे इन्होंने कई सारे एक्सप्लेनेशन दिए। जब कोई एनर्जी लॉस नहीं होगी तो उस पर्टिकुलर सेल में उसकी एनर्जी जो रहेगी वो फिक्स रहेगी, क्योंकि एक पर्टिकुलर सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन चाहे यहां पे हो, चाहे यहां पे हो, चाहे यहां पे हो या यहां पे हो या कहीं भी हो, उस सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कहां पे है ये फर्क नहीं पड़ता है। अगर उस सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है तो उस सेल में उसकी एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि पर्टिकुलर सेल में एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। इसलिए मेरा प्यारा बच्चा हम कहते क्या है, इसलिए जितने भी एनर्जी सेल होते हैं उन एनर्जी सेल को हम एक नाम देते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्टेशनरी एनर्जी सेल।
उन्हें हम जानते हैं किस नाम से? स्टेशनरी एनर्जी सेल के नाम से जानते हैं। ये हो गया पॉइंट नंबर 2। थोड़ा सा स्पीकर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, शायद चार्ज नहीं है, तो अगर आपको कुछ बोलना हो तो आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो क्योंकि लाइट आ नहीं रही थी इसलिए चार्ज शायद नहीं हो पाया है, कोई बात नहीं, आप मैसेज कर दिएगा, काम चला लीजिएगा, बाकी वॉइस आ रही होगी, ठीक। अब इतनी बातें समझ लेने के बाद प्यारा बेटा नेक्स्ट चीज पे ध्यान दो। हम यहां पर डिस्कस क्या कर रहे हैं? हम बोर्स मॉडल के पोस्टुलेट के बारे में बात कर रहे हैं। 2 पोस्टुलेट मैं बता चुका हूं। नील्स बोर ने एटम को समझते हुए जो भी कॉन्सेप्ट लिखे उनको पोस्टुलेट बोला गया, और उन पोस्टुलेट में जो पहला पोस्टुलेट बोला गया वो कहा गया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ एक 2D इमेजिनरी पाथ पे रिवॉल्व करता है, और उस 2D इमेजिनरी पाथ को हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। बात नंबर 1। बात नंबर 2, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जिस सेल में प्रेजेंट होता है उस सेल में उसकी एनर्जी जो होती है वो हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, क्योंकि उस पर्टिकुलर सेल के अंदर उसकी एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है, इसलिए उसे हम जानते हैं किस नाम से? स्टेशनरी एनर्जी सेल के नाम से जानते हैं। ये दूसरी बात हो गई। चलिए, जब 2 पोस्टुलेट आप लोगों ने पढ़ लिए, यहां तक समझ में आ गया, अब थर्ड पोस्टुलेट की हम बात करते हैं। इस थर्ड पोस्टुलेट को थोड़ा ध्यान से देखिए। थर्ड पोस्टुलेट कह क्या रहा है? थर्ड पोस्टुलेट ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली ऑन दोज ऑर्बिट जहां पर एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल हो किसका? h/2π का। अब ये बात कई बच्चों को समझ में नहीं आती है, उसी चीज को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए, हमने कहा ये भाई न्यूक्लियस है, हमने कहा कि भाई ये माना पहला ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, ये फोर्थ ऑर्बिट है, ये फिफ्थ ऑर्बिट है, ऐसे है। इलेक्ट्रॉन जो था वो इलेक्ट्रॉन यहां पे रिवॉल्व करने की कोशिश कर रहा था, ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से यहां रिवॉल्व कर रहा था, कुछ इलेक्ट्रॉन इस वाले पे रिवॉल्व कर रहे थे। अब जब मैंने ऐसा बनाया तो कुछ बच्चों को पहले तुरंत कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। क्या कंफ्यूजन क्रिएट हो गया? कि सर आप ही की बात खुद ही आपको नहीं क्लियर रखते हो, कहीं आप कह रहे हो कि ये ऑर्बिट है, कहीं कह रहे हो ये सेल है। लेकिन फिर मेरा प्यारा बच्चा मैं एक बात बोलूं कि आप कभी भी 3D को 2D में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो, इसीलिए 2D और 3D एक जैसा दिख रहा है। जिस पाथ पे रिवॉल्व करेगा वो सर्कुलर होता है, जैसे ये ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, ये पाथ सर्कुलर है, इसलिए भी हमने उसको ऐसे ही रिप्रेजेंट किया, ऑर्बिट को भी ऐसे रिप्रेजेंट किया। और जहां इलेक्ट्रॉन होता है वो एक स्फेरिकल होता है, तो उसको भी आप जब रिप्रेजेंट करोगे तो 2D में ऐसे ही रिप्रेजेंट करोगे। तो दोनों शब्द अलग अलग हैं, आप कभी दोनों को मिक्स मत करना, कंफ्यूज मत होना कि ऑर्बिट अलग चीज है, ऑर्बिटल या सेल ये अलग चीज है, ये एक रीजन है। तो यहां पर अभी जो मैं बात कर रहा हूं वो ऑर्बिट की बात कर रहा हूं। क्या बात कर रहा हूं मैं? बोर्स मॉडल ने एक तीसरा पोस्टुलेट दिया, तीसरा जो पॉइंट दिया उसमें उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन केवल उस पाथ पे रिवॉल्व करेगा जहां पर एंगुलर मोमेंटम जो हो। अरे सर ये कौन सा शब्द आ गया? ये तो नया वर्ड है, एंगुलर मोमेंटम। तो अगर आप एंगुलर मोमेंटम नहीं जानते हो तो कम से कम आप मोमेंटम तो जानते होगे। आप लोगों ने फिजिक्स में मोमेंटम पढ़ा होगा। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में मोमेंटम कहते किसे हैं? थोड़ा समझिएगा। फिजिक्स में हम मोमेंटम कहते हैं मास इनटू वेलोसिटी को। 2-3 अलग अलग तरीके के शब्द होते हैं, एक केवल मोमेंटम होता है, एक लीनियर मोमेंटम होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक नॉर्मल वेलोसिटी होती है, एक नॉर्मल वेलोसिटी होती है और एक एंगुलर वेलोसिटी होती है। एक नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है और एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। फिजिक्स में तुमको यह चीज समझ में आ जाएगी, आप उसके लिए बिल्कुल परेशान मत हो। बस आप केवल इतनी बात याद रखो कि एंगुलर चीज का मतलब तब होता है जब कोई चीज सर्किल में रिवॉल्व करती है, तब हम वहां पर एंगुलर की बात करते हैं। यहां पर अगर कोई पार्टिकल सर्किल में घूम रहा है तो अगर उसकी वेलोसिटी v है तो एंगुलर वेलोसिटी अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और एंगुलर टर्म निकलता कैसे है? कभी भी जब तुम फिजिक्स में आगे चल के पढ़ोगे तो माना तुमको निकालना हो एंगुलर वेलोसिटी, तो जो नॉर्मल वेलोसिटी है उसको रेडियस से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप अच्छा रेडियस किसकी? रेडियस उस सर्किल की, रेडियस उस सर्कुलर पाथ की जिसपे वो रिवॉल्व कर रहा था। जब भी कोई एंगुलर टर्म निकालना होता है तो आपको स्मॉल r से मल्टीप्लाई करना होता है। आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा कि मोमेंटम किसको कहते हैं? मास इंटू वेलोसिटी को कहते हैं। ये तो नॉर्मल मोमेंटम होता था, या तो केवल मोमेंटम कहो या इसे तुम लीनियर मोमेंटम कहो।
लेकिन बोर्ड्स ने यहां पर लीनियर मोमेंटम की बात नहीं किया है, इन्होंने देखो किसकी बात किया है, एंगुलर मोमेंटम की। इन्होंने कहा कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है, सुनिएगा, तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, हमें उसको रेडियस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो सीधे हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया, mvr। अब उन्होंने बात क्या बोली, बोर्ड्स ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होगा वो केवल और केवल उस पाथ पे रिवॉल्व करेगा जहां पे जो एंगुलर मोमेंटम हो वो इंटीग्रल मल्टीपल हो h/2 का। अब सर ये बात थोड़ी समझ में नहीं आ रही कि इंटीग्रल मल्टीपल क्या होता है, तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, समझाता हूं। कई सारे बच्चों के मन में ऐसा भी क्वेश्चन आना चाहिए था और आ सकता था। क्या क्वेश्चन आ सकता था कि सर आखिर क्यों इलेक्ट्रॉन केवल इसी पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है? क्या इलेक्ट्रॉन इस पाथ पे रिवॉल्व नहीं कर सकता था? क्या इलेक्ट्रॉन इस पाथ पे रिवॉल्व नहीं कर सकता था? क्या इलेक्ट्रॉन इस पाथ पे रिवॉल्व नहीं कर सकता था? पाथ तो हजारों बन सकते हैं ना। अगर मैं इसे न्यूक्लियस मानूं, तो उसके चारों तरफ थोड़ी थोड़ी दूर पे तुम जितने मर्जी उतने पाथ बना लो, लेकिन इलेक्ट्रॉन कुछ फिक्स पाथ पे रिवॉल्व करता है, तो क्यों वो दूसरे पाथ पे नहीं रिवॉल्व कर सकता है? इसी चीज को लेके बोर्ड्स ने एक बात बोली, इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन केवल और केवल कुछ फिक्स पाथ पे रिवॉल्व करेगा। जैसे यहां पर जो मैंने रिप्रेजेंट किया है वो रेड में रिप्रेजेंट किया है, इलेक्ट्रॉन केवल इन्हीं पाथ पे रिवॉल्व करेगा। आखिर ऐसा क्यों? इसके लिए बोर्ड्स ने बोला कि इलेक्ट्रॉन केवल उस जगह पे रिवॉल्व करेगा जहां पर अगर एंगुलर मोमेंटम निकाला जाए। अब सर एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रॉन का? मान के चलो इलेक्ट्रॉन यहां पे है, एक एग्जांपल के तौर पे। अब तुम्हें इस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम निकालना है, कैसे निकालोगे? इलेक्ट्रॉन का मास तुम्हें पता होता है, पहले से पता है, निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बता रहा हूं खाली। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का मास तुम्हें पता होता है, किस वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है तुमको ये पता निकाल कर लो, तो मास पता चल गया, वेलोसिटी पता चल गई, और जिस पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है वहां की रेडियस से मल्टीप्लाई कर दो, उस सर्कुलर रेडियस से मल्टीप्लाई कर दो, तो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इस पाथ पे कितना है वो निकल के आ जाएगा। तो इस जगह पे एंगुलर मोमेंटम निकाल लो, इस जगह पे एंगुलर मोमेंटम निकालो, इस जगह पे निकालो, इस जगह पे निकालो। आप देखोगे कि जो पहला पाथ है उस जगह पे एंगुलर मोमेंटम जब निकालोगे तो वो लगभग h/2 के इक्वल आएगा। अब कई बच्चों को h नहीं समझ में आ रहा होगा, जो नए बच्चे हैं उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस वो इतना मान के चलो कि h जो होता है वो एक कांस्टेंट होता है, जिसे हम जानते हैं किस नाम से, प्लैंक कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। जो पुराने बच्चे हैं वो पुराने बच्चों को सब पता है, उनको h के बारे में जानकारी होगी। h एक कांस्टेंट होता था जिसकी वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 होता है। अभी आपको परेशान नहीं होना है जो भी नए बच्चे हैं, बिल्कुल वैसे मान के चलो कि जैसे g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, वो भी एक कांस्टेंट है, वैसे ही h भी एक कांस्टेंट है, और पाई की वैल्यू तुमको पता है 3.14। अब पता चला कि तुमने यहां पे एंगुलर मोमेंटम निकाला, वो कितना निकला, 1h/2 के बराबर, ठीक। यहां पे एंगुलर मोमेंटम निकाला तो वहां पे एंगुलर मोमेंटम कितना निकला, 2h/2 के बराबर। तीसरे पे निकाला तो एंगुलर मोमेंटम कितना निकला, 3h/2 के बराबर। अगले में निकाला तो एंगुलर मोमेंटम कितना निकला, 4h/2 के बराबर। तो नील्स बोर ने एक बात बोली, इन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा पाथ, तुम किसी भी पाथ पे एंगुलर मोमेंटम अगर निकाल रहे हो और वो इंटीग्रल मल्टीपल ना निकले, किसका इंटीग्रल मल्टीपल ना निकले, h/2 का। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब होता है इंटीजर का मल्टीपल, 1 2 3 4 ऐसे करके। अगर वो इंटीजर का मल्टीपल है, किसका इंटीजर का मल्टीपल, h/2 का, अगर एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 के बराबर होगा, केवल और केवल उसी पाथ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा और किसी पाथ पर रिवॉल्व नहीं करेगा। हमने देखा ये इंटीग्रल मल्टीपल है 1 टाइम, ये 2 टाइम है, ये 3 टाइम है h/2 के, ये 4 टाइम है h/2 के, इसीलिए देखो यहां पर क्या वर्ड आ गया, n टाइम, n h/2 के। तो नील्स बोर ने एक बात सीधे सीधे बोल दी। देखिए कई लोगों को मन में आया क्वेश्चन, कई लोगों के मन में आया कि सर आप तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करा रहे हो, फिर इलेक्ट्रॉन थोड़ी दूर पे रिवॉल्व करा रहे हो, इलेक्ट्रॉन बीच में क्यों नहीं रिवॉल्व कर सकता है? ये बात नील्स बोर से भी पूछी गई। जब नील्स बोर से पूछी गई तो नील्स बोर को कुछ बताना था, तो उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट की बेसिस पे एक कंक्लूजन दिया।
उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन केवल और केवल उस पाथ पे, इलेक्ट्रॉन केवल और केवल उस ऑर्बिट पे रिवॉल्व करेगा जिस ऑर्बिट पे एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या निकल के आए इंटीग्रल मल्टीपल निकल के आए, किसका, h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल निकल के आए। ये थर्ड पॉस्टुलेट है। 3 पॉस्टुलेट मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए हैं, आप लोगों को 3 पॉस्टुलेट समझ में आ गए होंगे। देखिए पहला पॉस्टुलेट क्या था मेरे प्यारा बच्चा? अच्छा आप लोग बोल नहीं पा रहे होंगे, मैं ही बोल दे रहा हूं। पहला पॉस्टुलेट ये था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ एक फिक्स पाथ पे रिवॉल्व करता है और उस फिक्स पाथ को हम ऑर्बिट कहते हैं। बात नंबर 1, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो जहां पे प्रेजेंट होता है वो अलग अलग सेल होती हैं। इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन डिफरेंट सेल where their energy are always constant, that's why that cell are also known as stationary energy cell। क्योंकि उन सेल पे उनकी एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होती है, इसलिए उन अलग अलग सेल को हम स्टेशनरी सेल बोलते थे। तीसरा पोस्टुलेट जो निकल के आया वो क्या निकल के आया कि इलेक्ट्रॉन केवल और केवल उसी ऑर्बिट पे रिवॉल्व करेगा जहां पे उसका एंगुलर मोमेंटम जो हो वो h/2 के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर हो। तो ये 3 बातें दी गई नील्स बोर के थ्रू। चलिए आगे मॉडल पे आते हैं। इंटीग्रल मल्टीपल क्या अब जब होता ये है सर, वो 3 बता दीजिए। पोस्टुलेट आपके दिमाग में समझ में आए, देन हम अगले पोस्टुलेट पे आते हैं। अगला पोस्टुलेट क्या निकल के आया? अब अगला पोस्टुलेट देखो क्या निकल के आया। मैंने पहले ही बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अलग अलग सेल में प्रेजेंट होता है और उन सेल की एनर्जी भी अलग अलग होती है। अब तुम थोड़ा यहां पे देखो, अब ये बेचारा माना इलेक्ट्रॉन समझे, अब यहां पे माना उसकी एनर्जी कितनी है 20 जूल, यहां पे इसकी एनर्जी कितनी है 40 जूल। अब इस इलेक्ट्रॉन को देखो, बेचारा सोच रहा है कि अरे ये देखो ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन कितनी तेजी से भाग रहा है, देखो कितनी एनर्जी है उसके पास। हम लोग देखते नहीं, ललचाते रहते हैं दूसरों को देख के हम लोग। बेटा आप लोगों को स्क्रीन प्रॉपर दिख रही है सभी बच्चों को? एक कोई लोग मैसेज कर दीजिए। थोड़ा माइक में इशू है तो एक बार मुझे मैसेज कर सकते हो आप लोग। सर थोड़ी सी ब्लैक हो रही है स्क्रीन। मैसेज कर दीजिए मैंने। हाँ सर ब्लैक है, यस सर अस्मिता सही है, डार्क आ रहा है स्क्रीन, ब्लैक हो रही। मैं चेक कर ले रहा हूँ बेटा, स्क्रीन मुझको भी दिख रही होगी मेरे सेटअप पे। ओके स्क्रीन थोड़ी सी डार्क हो गई है, इसको चेक करता हूं। बेटा थोड़ा सा डार्क है स्क्रीन में, चेक करता हूँ इसको, कुछ सुधारता हूँ। अभी थोड़ा सा कुछ सुधार हुआ है कि अभी भी नहीं? थोड़ा लाइट मैंने ऑन की है तो पीछे वो दिख रहा होगा। सर कैमरा का एक्सपोजर कम कर दीजिए। चलिए कोई बात नहीं मेरा अच्छा, काम चला लीजिए। ब्राइटनेस थोड़ी कम है लेकिन काम चल जाएगा। ठीक, अभी काम चल रहा है कि नहीं काम चल रहा है बेटा सभी लोग? थोड़ा थोड़ा वैभव, श्रेया मैसेज करिए एक बार। अभी आप लोग साथ बोल नहीं पाओगे, थोड़ा एक बार मैसेज कर दीजिए। काम चल जाए तो मैं आगे स्टार्ट करूँ। ठीक है चलिए, काम चल रहा है, काम देख लीजिए, बाकी मैं सेटिंग सही कर लूंगा बाद में। ठीक, हमने मेरा प्यारा बच्चा ये क्या बोला, ये मेरे सामने एक नया पॉस्टुलेट आया है, ये हमारे सामने है फोर्थ पॉस्टुलेट। ये फोर्थ पॉस्टुलेट कहता क्या है? फोर्थ पॉस्टुलेट ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन जिनकी एनर्जी अलग अलग थी, अब जैसे इस इलेक्ट्रॉन को देखो, इसके पास एनर्जी कम थी तो बेचारा ये परेशान हो रहा था, यहां इसके पास एनर्जी थोड़ी ज्यादा थी, तो ये सोच रहा है कि यार हमको कहीं से एनर्जी मिल जाए, ये सोच रहा है कि अगर हमको थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए तो हम यहां पे चले जाते। वो दूसरे को देख के ललचा रहा है। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन की जो अलग अलग एनर्जी है, और अगर वो इलेक्ट्रॉन
अपने एनर्जी लेवल को छोड़ के दूसरे लेवल में जाता है तो ऐसी कंडीशन में मेरा प्यारा बेटा क्या होता है, उसको एनर्जी या तो लूज करनी पड़ेगी या तो गेन करनी पड़ेगी। जैसे एक एग्जांपल समझो, अगर माना मैं इस इलेक्ट्रॉन की बात करूं, इस इलेक्ट्रॉन को यहां से जाना है थोड़ा हायर एनर्जी लेवल में, उसको यहां से जाना है कहां पर, हायर एनर्जी लेवल में जाना है। तो अगर उसको हायर एनर्जी लेवल में जाना है तो उसको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, गेन करनी पड़ेगी कि लूज। तो ऑब्वियस सी चीज है, क्या करनी पड़ेगी, एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, 20 तो उसके पास है ही, उसको कितना एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, जितना बीच में डिफरेंस है इतनी एनर्जी इसको अलग से एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। यही बोर्स मॉडल का चौथा पोस्टुलेट था। इन्होंने कहा कि जो अलग अलग एनर्जी लेवल होते हैं, जैसे मैं कहूं कि ये पहला एनर्जी लेवल है E1, ये E2 है, ये E3 है, ये E4 है। बात नंबर 1, उन्होंने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा का मतलब जब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेगा। अब कैसे मूवमेंट करेगा, जैसे इलेक्ट्रॉन लो टू हाई लेवल में गया तो उसको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। और कोई पहले से ज्यादा एनर्जी लेवल में है, माना कोई पहले से 70 जूल पे है और वो 30 जूल पे आना चाहता है, तो जितनी एनर्जी उसके पास एक्स्ट्रा थी उसे क्या करनी पड़ेगी, लूज करनी पड़ेगी। अब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दो तरीके से हो रहा है, एक लो एनर्जी लेवल से हाई लेवल में हो रहा है और एक हाई लेवल टू लो लेवल हो रहा है। इसको हम एक नाम देंगे, इसे हम क्या कहेंगे, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर एक बात अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिएगा, और वो ये है कि इलेक्ट्रॉन जब भी ट्रांजिशन करता है, ट्रांजिशन करने का क्या मतलब, मूवमेंट करना, कहां से कहां, लो एनर्जी से हाई एनर्जी या हाई एनर्जी टू लो एनर्जी। तो उसमें दो बातें निकल के आती हैं, अगर वो लो एनर्जी से हाई एनर्जी लेवल में जा रहा है, अगर वो लो एनर्जी से हाई एनर्जी लेवल में जा रहा है तो उसे एनर्जी को क्या करना पड़ेगा मेरा प्यारा बेटा, एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, उसे एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। और इलेक्ट्रॉन अगर हाई एनर्जी लेवल से कहां आ रहा है, लो एनर्जी लेवल पे, लो लेवल पे आ रहा है, तो उसे एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, लूज करनी पड़ेगी। और कितनी एनर्जी लूज करनी पड़ेगी, जितना उस लेवल के बीच में डिफरेंस है। सर हम लेवल की एनर्जी निकालेंगे कैसे, अभी उसके लिए आपके सामने कई सारे फॉर्मूले निकल के आ जाएंगे। आप बस इतना समझो, किसी को लो टू हाई जाना है तो गेन करेगा तभी वो हाई जा सकता है, और किसी को हाई से लो नीचे उतर के आना है तो जितनी ज्यादा एनर्जी थी वो उसको लूज करनी पड़ेगी तभी वो नीचे आएगा। ये बोर्स मॉडल का चौथा पोस्टुलेट होता है। हम यहां पर पढ़ क्या रहे हैं, हम यहां पर आज की क्लास में बोर्स मॉडल के पोस्टुलेट पढ़ रहे हैं कि बोर्स मॉडल ने एटॉमिक कॉन्सेप्ट को लेके क्या बातें बोली। 4 पोस्टुलेट पढ़ चुके हैं। पहली बात, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ एक 2D पाथ पे रिवॉल्व करेगा, उसे कहेंगे हम लोग ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन अलग अलग एनर्जी लेवल में प्रेजेंट रहता है, जहां पे उसकी एनर्जी हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट, उसको बोलते हैं स्टेशनरी एनर्जी सेल। बात नंबर 3, इलेक्ट्रॉन केवल उसी ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर सकता है जिस ऑर्बिट पे उसका एंगुलर मोमेंटम जो हो वो इंटीग्रल मल्टीपल हो किसका, h/2π के। कौन, एंगुलर मोमेंटम, किसके, इंटीग्रल मल्टीपल के, किसका, h/2π के। चौथा पोस्टुलेट कि इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांजिशन करेगा, ट्रांजिशन का मतलब मूवमेंट करेगा, कहां से कहां, लो टू हाई या हाई टू लो, तो जितना एनर्जी लेवल के बीच में डिफरेंस है उसके बराबर एनर्जी या तो वो एब्जॉर्ब करेगा या तो इमिट करेगा। एब्जॉर्ब कब करेगा, जब लो टू हाई जाना हो, और इमिट कब करेगा, जब हाई टू लो आना हो। यह बात अच्छे समझ लीजिए, अगर इसको ऊपर जाना है इस लेवल पे तो यहां पे एनर्जी है 40 जूल, तो इसको अगर ऊपर जाना है तो उसको 20 जूल एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, और ये अगर ऊपर से नीचे आएगा तो उसको 20 जूल लूज करनी पड़ेगी। ये बात अपने दिमाग में समझ लीजिएगा, इसे बोलते हैं बोर्स मॉडल का चौथा पोस्टुलेट। सिंपल पोस्टुलेट है, कोई भी कठिन नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब यहां पे देखिए बोर्स मॉडल के जो मेन 4 पोस्टुलेट थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। हम उन पोस्टुलेट के बारे में डिस्कस किए हैं जो आपको बहुत अच्छे से और आसानी से क्या हो जाए मेरा प्यारा बेटा, याद हो जाए। देखिए मैं उनको एक साथ कंक्लूड करता हूं। देखिए हम लोगों ने कौन कौन से पोस्टुलेट पढ़े हैं उनको एक बार मैं एक साथ लिख देता हूं जिससे जल्दी जल्दी याद हो जाए। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कुछ इमेजिनरी पाथ पे क्या करता है, रिवॉल्व करता है। इलेक्ट्रॉन जिस इमेजिनरी पाथ पे रिवॉल्व करता है उसे हम कहते हैं ऑर्बिट। बात नंबर 1। बात नंबर 2, ठीक, इलेक्ट्रॉन जो होता है मेरा प्यारा बच्चा वो
क्या होता है कि प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो प्रेजेंट होता है इन डिफरेंट एनर्जी सेल। इलेक्ट्रॉन अलग अलग एनर्जी सेल में प्रेजेंट होता है, जैसे के सेल, एल सेल, एम सेल, जिसके अंदर उसकी एनर्जी हमेशा सेम रहती है, उसलिए उनको हम क्या कहते हैं, स्टेशनरी एनर्जी सेल के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, एग्जाम में आ जाता है, इसीलिए मैंने ज्यादा बहुत लेंदी नहीं लिखवाया है, कुछ मेन पॉइंट लिखवाए हैं जो दिमाग में अच्छे से बस जाएं। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि इलेक्ट्रॉन जो होगा वो रिवॉल्व करेगा ओनली दोज पाथ, वो केवल उन्हीं पाथ पे रिवॉल्व करेगा एट विच, जहां पर जो एंगुलर मोमेंटम निकल के आ जाए वो क्या हो, वो इंट्रीगल मल्टीपल हो, वो इंट्रीगल मल्टीपल हो किसका, h/2 का। चौथा पॉइंट उन्होंने ये कहा मेरा प्यारा बच्चा, चौथा पॉइंट क्या बोला उन्होंने, कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का जब मूवमेंट होगा तो एनर्जी का चेंज होगा, उस समय एनर्जी का चेंज आएगा। एनर्जी के चेंज का मतलब क्या, अगर वो लो टू हाई जा रहा है तो एनर्जी उसे एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, अगर वो हाई टू लो आ रहा है तो एनर्जी उसे क्या करनी पड़ेगी, इमिट करनी पड़ेगी, और कितना, इक्वल टू एनर्जी के डिफरेंस के बराबर, जितना उन दोनों लेवल के बीच में एनर्जी का डिफरेंस है। ये चार पॉस्टुलेट किसने दिए थे मेरा प्यारा बच्चा, नील्स बोर ने दिए। अब इसके बाद यहां पर कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। क्या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, यहां पर रेडियस का, एनर्जी का और वेलोसिटी के ये कुछ एक्सप्रेशन समझाए गए हैं, इनको थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्या कहते हैं ये एक्सप्रेशन। इनका डेरिवेशन भी है, ऐसा नहीं है, जब मैं फाउंडेशन क्लास लेता हूं या नीट मेडिकल की क्लासेस में जब पढ़ाता हूं तब वहां पर मैं इनके डेरिवेशन की बात करता हूं, लेकिन एक बात समझ लीजिए, आपको इनके डेरिवेशन की ज्यादा जरूरत केवल तब होती है जब आप आईआईटी मेंस या एडवांस के लिए बात करना हो। बाकी बोर्ड की, और मैं बात करूं नीट की या यूपीटीयू लेवल की, तो केवल और केवल इनके फॉर्मूले से ही काम चल जाता है। आपको देखिए इनका डेरिवेशन होता कैसे है, आपको करना क्या पड़ता, सेंट्रीपिटल फोर्स को सॉल्व करके एनर्जी के इक्वल रखना पड़ता, और उससे उसका डेरिवेशन आपको कई रेफरेंस में मिलेगा। जैसे मुझको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, जब मैं आपको कुछ रिवीजन करा के मुझे लगेगा काम भर का सिलेबस हो गया, अब मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा टाइम है, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ाने का, उस समय मैं इनके डेरिवेशन को भी जरूर इंक्लूड करूंगा। तब तक के लिए आप इनके फॉर्मूले पे बहुत अच्छे से ध्यान दो। अब फॉर्मूले याद कैसे करने हैं पहले मैं उसको समझा दूं। ये फॉर्मूला किस चीज का है, थोड़ा ध्यान से समझिए। ये जो फॉर्मूला पहला देख रहे हो ये किस चीज का है, ये जो पहला फॉर्मूला आप देख रहे हो वो रेडियस का फॉर्मूला है, आरएन का फॉर्मूला है। रेडियस का मतलब क्या, एनथ रेडियस। अब हम कौन सी रेडियस की बात कर रहे हैं, हम पहले वाले की रेडियस की बात कर रहे हैं, दूसरे ऑर्बिट की रेडियस की बात कर रहे हैं, तीसरे ऑर्बिट की रेडियस की बात कर रहे हैं, कौन से ऑर्बिट की रेडियस की बात कर रहे हो। तो नील्स बोर ने कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूले दिए, जिनमें से पहला जो फॉर्मूला निकला है वो निकला है 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। ये इस तरीके से आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। अब यहां पर कई बच्चों को जब बुक में देखेंगे तो यहां पर फॉर्मूला ऐसे लिखा मिलेगा 52.9, तो इसका यह मतलब नहीं है कि 52.9 लिखा है तो आप चिल्लाने लगो और परेशान हो जाओ कि अरे सर ये क्या है, ये तो फॉर्मूला हमको पढ़ाया नहीं, आप हमको बेवकूफ बना रहे हो, जरूर आप हमको कुछ गलत पढ़ा रहे हो। तो यहां पर क्या ध्यान देना कि हमने जो फॉर्मूला पढ़ाया है वो एंगस्ट्रॉम में पढ़ाया है, और बाकी जगह पे जो फॉर्मूले लिखे होते हैं या तो नैनोमीटर में लिखा होता है या तो वो माइक्रोमीटर में लिखा होता है। ये सर क्या बात है, एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर, नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻9 मीटर, माइक्रोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻6 मीटर। ये सब बातें आप लोगों को पहले से पढ़ा दी गई हैं, जो नए बच्चे हैं उन लोगों को मैं अलग से भी पढ़ा दूंगा, उसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो फॉर्मूले पे बिल्कुल अच्छे से मुझ पे विश्वास करते हुए याद करो, आपको कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है याद रखना, नील्स बोर ने जो फॉर्मूले दिए वो अप्लीकेबल होते हैं, दे आर अप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। किसी को पता है हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज क्या होते हैं, मैसेज कर सकता है मुझे, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज क्या होते हैं, देखिए किसको याद है, कोई लोग मुझे मैसेज करो, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज क्या होते हैं।
आज कई कई सारी टेक्निकल इश्यूज हैं लाइट के कारण, मेरे साइड भी थोड़ा इशू है, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपका स्पीकर क्लियर चार्ज नहीं हो पाया ना, आप बोल नहीं पा रहे हो, कल से ऐसी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। किसी को पता है हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज क्या होते हैं? मैंने पढ़ाया था हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, किसी को नहीं पता? वाह शाबाश। हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज का मतलब होता है, हाँ बिल्कुल सही अमन वोरा, वेरी गुड। हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज का मतलब होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो हो वो वन ही हो, जैसे हाइड्रोजन में होता है। हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितना होता है? वन। हीलियम में होते दो हैं, लेकिन अगर मैं हीलियम प्लस लिख दूं तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया, मतलब वन इलेक्ट्रॉन। अगर मैं लिथियम की बात करूं तो एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो यहां पर होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 2 प्लस लिखूं अगर, तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4 होता है, अगर इसमें से मैं 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लूं B3 प्लस, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो अगर आप इनको देखो, आप हाइड्रोजन देखो He प्लस देखो, लिथियम 2 प्लस देखो, बेरिलियम 3 प्लस देखो, इनको बोलते हैं हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, खासकर कंपटीशन में 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देगा, कहेगा कि जो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज हो, सॉरी जो बोर्ड्स मॉडल होता है, इट इज अप्लीकेबल फॉर, ऑप्शन दिया होगा ओनली फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, फॉर एवरी मॉलिक्यूल, नन ऑफ दीज। तो किस पे टिक कर दोगे? आप टिक कर दोगे हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज पे, वो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज पे अप्लीकेबल होता है। इसीलिए देखो एटॉमिक नंबर कितना होता है, जेड कितना होता है हाइड्रोजन के लिए? 1। हीलियम के लिए जेड कितना होता है? 2। लिथियम के लिए जेड कितना होता है? 3। बेरिलियम के लिए जेड कितना होता है? 4। तभी तो उन्होंने अपने फॉर्मूले में जेड वाला टर्म यूज किया। अगर केवल हाइड्रोजन के लिए ही होता, खुद समझो, केवल हाइड्रोजन के लिए होता तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, वो सीधे 1 रखते और काम चला ले जाते। समझ में आ रहा है? इसलिए क्योंकि ये हाइड्रोजन लाइक अदर स्पीसीज के लिए भी अप्लीकेबल होता है फॉर्मूला, इसीलिए हम यहां पर इनको जेड के फॉर्म में देख पा रहे हैं। इनका जब तुम डेरिवेशन देखोगे तब आपको पता चलेगा कि ये फॉर्मूला कैसे निकल के आए हैं, और मैं उनको जरूर करवाऊंगा, आप उसके लिए परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। तब तक के लिए आप केवल और केवल क्या समझ के रखो, इन फॉर्मूले को दिमाग में बैठाओ। अब हम ये फॉर्मूला अप्लाई कैसे करेंगे? जैसे माना मैं एक क्वेश्चन दे दूं, मैंने एक क्वेश्चन कहा कि फाइंड द रेडियाई ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ Li3+। एक सिंपल सा क्वेश्चन देखिए मैंने आपके सामने लिखा, देखिए कैसे करो। बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए, कोई उतना कठिन क्वेश्चन नहीं है, सिंपल वे में कर सकते हो। कह रहा है लिथियम 3+ के सेकेंड ऑर्बिट के, अब यहां पर ध्यान दो, फॉर्मूले में जो n होता है वो n क्या होता है, पहले उस चीज पे ध्यान दो। n यहां पे जो होता है वो होता है ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट। कौन से ऑर्बिट की बात कर रहा है? वो होता है n। और z यहां पर जो होता है वो z होता है एटॉमिक नंबर। z क्या होता है? एटॉमिक नंबर। ठीक, तो क्वेश्चन कैसे आएंगे? जिन बच्चों को क्वेश्चन को लेकर डाउट है समझिएगा। टाइप नंबर 1 में पहला क्वेश्चन तो डायरेक्ट ऐसे आ जाएगा कि आप बताओ लिथियम 2+ के सेकंड ऑर्बिट की रेडियस बताओ। अच्छा जी, अब फॉर्मूला तुमको लगाना है, तुमने फॉर्मूला लगा दिया, आयरन इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? 0.529 इंटू n² एंगस्ट्रॉम। अब तुमने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया जी। अच्छा, अब कौन से रेडियस की ऑर्बिट पूछा था? सेकंड की, तो R2 लिख दे रहे हैं, सेकंड ऑर्बिट की रेडियस पूछा था, वैल्यू रख दिया 0.529 इंटू कौन से ऑर्बिट की बात कर रहा है? सेकंड, तो 2 का स्क्वायर। यहां पर जेड है एटॉमिक नंबर, तो ध्यान दो किसकी बात कर रहा है? वो लिथियम की बात कर रहा है, और लिथियम के लिए जो जेड की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 3। तो यहां पर आपने 3 रख दिया, पूरा आपने वैल्यू सॉल्व किया, जैसे सॉल्व करोगे एंगस्ट्रॉम में आपका आंसर जो है वो निकल के आ गया। ये है पहले टाइप का क्वेश्चन, फर्स्ट टाइप क्वेश्चन। अब ये फर्स्ट टाइप क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बदलता हूं। ठीक, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं इसी क्वेश्चन को चेंज कर देता हूं। इसी फर्स्ट टाइप में मैं फर्स्ट टाइप में उनको रख रहा हूं जिसमें क्या होता है? डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं मैंने उन्हें रखा है किसमें? पहले वाले क्वेश्चन में। फर्स्ट टाइप में मैंने क्या रखा है? डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन।
अब डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन में चाहे वो रेडियस पूछे चाहे एनर्जी पूछे, ये क्या है, ये वीएन है। वीएन का मतलब nth ऑर्बिट की रेडियस, सॉरी वेलोसिटी। चौथे ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो किस वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा होगा, तो किसी भी ऑर्बिट पे जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी निकालना हो तो ये है। ये फॉर्मूला बोर्ड के लेवल में रिक्वायर्ड नहीं है, नो रिक्वायर्ड फॉर बोर्ड एग्जाम, मतलब आपके स्कूल में इस पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं। लेकिन मैं देखता हूं कि कई सारे यूपीटीयू, नीट या छोटे मोटे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिनमें थोड़ा लेवल बहुत थोड़ा ज्यादा हाई नहीं होता है, उन पे डायरेक्ट इस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं, इसलिए हमने इस फॉर्मूले को यहां पर देना उचित समझा। अब आपको समझ में आएगा सर, ये तो सर रेडियस का फॉर्मूला हो गया, ये एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, nth ऑर्बिट की एनर्जी का फॉर्मूला। तो ये दूसरा क्या काम कर रहा है, यहाँ एनर्जी का फॉर्मूला, हम एनर्जी को कई फॉर्म में निकाल सकते हैं। एनर्जी की तो यूनिट होती है ना, जूल हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, कैलोरी हो गया। तो यहां पर हमने दो फॉर्मूले को रखा है, जूल पर एटम और इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी जो है एनर्जी की यूनिट होती है, ये एक चैप्टर में हमने यूज भी किया है, कोई बहुत कठिन चीज नहीं बता रहा हूं आपको। अब आप देखो कि क्वेश्चन किस में पूछा जा रहा है, कैसी जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर लो। जैसे मैं एक क्वेश्चन ऐसे लिखूं, मैं एक क्वेश्चन माना आपके सामने लिख के बता रहा हूं, हमने आपसे क्वेश्चन कहा फाइंड द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ B3+। आपको उसकी एनर्जी जो है वो पता करनी है जी। चलिए पता करने की कोशिश करते हैं। एनर्जी सर किस में पता करें, जिसमें जरूरत है उसमें आप पता कर लीजिए, जूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। बताएगा तो ठीक है, नहीं बताएगा तो किसी में भी पता कर सकते हो। एनर्जी का आपने फॉर्मूला लगा दिया, En इक्वल टू, वैल्यू आपको याद रखनी चाहिए। देखिए अच्छी बात क्या है कि ये चीज और ये चीज यहां पर थोड़ा थोड़ा मैच करता है, बस यहां पर -18 है, यहां पर 8 है, यहां भी माइनस हटेगा, यहां भी माइनस हटेगा, तो इससे तुम रिलेट करके याद कर सकते हो। तो अगर आप यहां पर वैल्यू देखो En का, तो वैल्यू क्या निकल गई, माइनस का 2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z²/n² जूल पर एटम। ये तो फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला पहले अच्छे से याद होना चाहिए। अब अप्लाई कैसे करेंगे, माइनस का 2.18 इंटू 10⁻⁻18, एटॉमिक नंबर कितना आएगा, जेड, बेरिलियम है तो बेरिलियम के लिए जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। तो भाई सॉरी हाँ, बेरिलियम तो 4 हो जाएगा, तो जेड की वैल्यू बेरिलियम के लिए कितनी होती है, 4। तो यहां पर हम वैल्यू कितनी लिख देंगे, 4 का स्क्वायर। कौन से ऑर्बिट की बात कर रहा था, थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहा था, तो यहाँ एन की वैल्यू क्या जाएगी, 3 का स्क्वायर। पूरा सॉल्व कर लिए, जूल पर एटम आ गया। एक बार ये जरूर ध्यान देना कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। पता चला उसने पूछा है कि एनर्जी जूल पर एटम, एक एटम की एनर्जी कितनी है। यहीं पे माना पूछ ले जूल पर मोल, एनर्जी जूल पर मोल निकालो, तो आपको जो भी वैल्यू निकली है ये पर एटम निकली है। पर एटम का मतलब एक एटम के रिस्पेक्ट में, मोल के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो एक मोल बराबर कितना होता है, 6.023 इंटू 10⁻23, उससे मल्टीप्लाई कराओगे तो जूल पर मोल आ जाएगा। तो फॉर्मूले बड़े सिंपल सिंपल है। ये है टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 कहता क्या है, टाइप नंबर 1 ये कहता है कि भाई हम बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन की फॉर्म में आएंगे, सब कुछ हम क्वेश्चन में दे रखे होंगे, आप केवल फॉर्मूला याद रखिए, वैल्यू रखिए और आपको आंसर जो होगा वो तुरंत का तुरंत मिल जाएगा, आपको उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहीं पे जो टाइप नंबर 2 होता है, ये टाइप नंबर 2 क्या कहता है, टाइप नंबर 2 जो है इसे मैं अच्छा क्वेश्चन मानता हूं, इसे मैं थोड़ा सा आपका ले में ठीक क्वेश्चन मानता हूं। और खासकर ऑब्जेक्टिव जब क्वेश्चन बनते हैं, जब मैं बात करता हूं ऑब्जेक्टिव की बात, तो ज्यादातर कंपटीशन की बात होती है, लेकिन आजकल तो बोर्ड में भी ऑब्जेक्टिव आने लगे हैं। तो जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन बता रहा हूं, ये जो क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में बहुत ज्यादा आता है। ये क्वेश्चन एक्चुअली रेशियो की फॉर्म में बना देता है क्वेश्चन। सर रेशियो की फॉर्म में क्वेश्चन का क्या मतलब है, एक्चुअली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मतलब है आपको पता है कि 1 या 2 मिनट में आपको क्वेश्चन करना है, कंपटीशन में है तो और कम टाइम आपको यूज करना पड़ेगा, तो वहां पे कैलकुलेशन थोड़ी करनी है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन रेशियो पर बेस बनाते हैं। कुछ ऐसे देखिए कैसे कहेंगे, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ
द रेशियो ऑफ energies of, what will be the ratio of energies of second and third, energies of electrons present in second and third orbit of lithium 2 plus and He plus respectively। चलो जरा सभी लोग क्वेश्चन ध्यान से समझो। उम्मीद करता हूं बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको समझ में आ रहा होगा। आप लोगों को 2 मिनट का टाइम देता हूं, करके बताइए, देखें कौन कर पाता है कितनी जल्दी, फिर मैं करता हूं क्वेश्चन। 2 मिनट का टाइम है, जल्दी जल्दी से क्वेश्चन करिए, फिर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। आज कई सारे बच्चे एब्सेंट हैं, कई सारे बच्चे लेट आए हैं, कुछ टेक्निकल इशू भी इस साइड से भी आ रहा है ड्यू टू सम लाइट प्रॉब्लम, लेकिन कोई परेशान होने की बात नहीं है। 1-2 क्लासेस में सारी चीजें मैनेज हो जाएंगी। जल्दी से इस क्वेश्चन को करके बताइए। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? फॉर्मूला आपके सामने है, बता ले जाइएगा। करिए जी, जल्दी जल्दी करिए क्वेश्चन। 2 मिनट निकल गया, इतनी देर से तो हो गया काम तुम लोगों का। करिए बेटा, करिए जल्दी जल्दी से, लास्ट 1 मिनट। कई बच्चों का आंसर आ गया है। ओके, आप लोगों को स्क्रीन उतनी अच्छी दिख नहीं रही होगी, मैं देख रहा हूँ फोन पे, वही देख रहा था। फोन पे उतनी अच्छी स्क्रीन ऑब्जर्व हो नहीं रही, थोड़ा डार्क भी दिख रहा होगा, चलिए कोई बात नहीं। तो आंसर आया 9/4, 9/4, 16/81। वाह श्रेया, अमन 81/16। तो 4-5 अलग अलग आंसर भी दे दे, तो एक ही आंसर क्यों दे रहे हो? आप लोग भी बताइए अविका, और इस पर कोशिश करो निकालने की आंसर। देखो मेरा प्यारा बच्चा, क्वेश्चन सिंपल था। अब कई सारे बच्चे, अगर किसी ने यहां पर एक एक निकाल के रेशियो किया होगा तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। थोड़ा ध्यान दो, यहां पर एनर्जी की बात कर रहा था तो एनर्जी लिख ले रहा हूं। कौन से ऑर्बिट की? सेकंड एंड थर्ड ऑर्बिट की, तो E2/E3 की बात कर रहा था। चलिए रख दे रहे हैं हम यहां पर वैल्यू। तो पहला वाला फॉर्मूला देखो क्या है, माइनस का 2.18 इंटू 10⁻⁻18, यहां जाएगा Z²/N²। एनर्जी है ना, तो एनर्जी में देखो क्या आता है, Z²/N²। और ये ऊपर क्या आ जाएगा मेरा बच्चा? पहले ऊपर के लिए कौन सा है? लिथियम के लिए, लिथियम 2+ की बात कर रहे हैं, क्योंकि लिथियम 2+ में ही सेकंड ऑर्बिट की बात कर रहा था, तो ये हो गया। नीचे में फॉर्मूला लगाया तुमने, माइनस का 2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z²/N²। और इस बार वो किसकी बात कर रहा है? देखो हीलियम 2+ की। ठीक है जी, ये वैल्यू कट गई। देखो, आपको चाहते तो रखते भी नहीं, डायरेक्ट भी कर सकते थे। अब पहले में जेड का मतलब एटॉमिक नंबर, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2²। और कौन से ऑर्बिट की बात कर रहा था? सेकंड की, तो यहां पर क्या जाएगा? 2²। ठीक है, नहीं ये गलत कर दिया मैंने, गलत क्या कर दिया, लिथियम है ना, तो जेड की वैल्यू 3 हो गई, तो ये क्या जाएगा? 3²। और कौन से ऑर्बिट की बात कर रहा था? सेकंड की, तो 2² आ गया। ठीक है जी, नीचे पे देखो हीलियम है, हीलियम का जेड कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। और कौन से ऑर्बिट की बात कर रहा है? थर्ड की, तो 3²। अब इसी को सॉल्व कर लो, तो ऊपर कितना जाएगा? 9/4, नीचे कितना जाएगा? 4/9। इसी को सॉल्व कर लिया, 9/4 इंटू 9/4, तो 81/16।
तो किसका 81/16 आया था? अमन वोहरा का आया था 81/16। श्रेया ने भी सही किया था, लेकिन श्रेया ने गलती क्या कर दिया कि रेशियो थोड़ा गलत कर दिया। अब देख प्यारा बेटा, जब तुम इसको कंपटीशन में करने जाओगे कभी क्वेश्चन, तो इसके आंसर जानते हो कैसे मिलेंगे? ऑप्शन देखो कैसे मिलेंगे। जितने ऑप्शन आपने दिए हैं सारे यहां मिलेंगे। पहला ऑप्शन मिलेगा 4:9, सेकेंड ऑप्शन मिलेगा 9:4, अगला ऑप्शन मिलेगा 81:16 और चौथा ऑप्शन क्या मिलेगा? 16:81। अब मिलेंगे तो आपको चारों ऑप्शन। आपने थोड़ी सी गलती की तो मान के चलो कि आपका नंबर गया 100%, क्योंकि रेशियो पर बेस्ड क्वेश्चन में आप ही को मालूम है, या तो आप स्क्वायरिंग में गलती कर दोगे या यही छोटी मोटी गलती करोगे, तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आंसर सारे मिल जाते हैं, तो तुरंत का तुरंत आंसर जो हो जाता है वो गलत हो जाता है। ये बात अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। तो उम्मीद करता हूं यहां तक का ये फॉर्मूले पता हो गए होंगे। आपको इन फॉर्मूले को याद रखना है। इनके क्वेश्चन कैसे आएंगे सर जी? तो सर ने आपको ये बात समझाई, इनके क्वेश्चन दो तरीके से बनेंगे कभी भी आपके लेवल में। पहला क्वेश्चन जो आपके लेवल में बनेगा वो हो जाएगा मेरा प्यारा बच्चा डायरेक्ट फॉर्मूला पर बेस, सीधे फॉर्मूला अप्लाई करो और आंसर आ जाएगा। एन यहां पर क्या है? कौन से ऑर्बिट की बात कर रहा हूं। जेड यहां पर क्या है? उसका एटॉमिक नंबर क्या है। बात नंबर 2 हो गई। हमने ये सारी बातें यहां तक डिस्कस कर लिया, इनके फॉर्मूले की बात कर लिया। अब इसके बाद लास्ट 2 मिनट की बात कर रहा हूं, 2 मिनट के बाद आपको मैं फ्री कर दूंगा। इसकी लिमिटेशन पढ़ लीजिए, देन यू आर फ्री। लिमिटेशन देखिए कि बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल की क्या कमियां होती हैं। हर एटॉमिक मॉडल में कुछ लिमिटेशन होती हैं। पहली लिमिटेशन कि ये फेल हो गया मेरा प्यारा बच्चा। किस लिए फेल हो गया? जीमन्स इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में और स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में। ये इन चीजों को एक्सप्लेन करने में फेल हो गया। ये दोनों बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाते हैं। 1 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताओ जीमन्स इफेक्ट क्या है, स्टार्क इफेक्ट क्या है। व्हाट इज द जीमन्स इफेक्ट एंड व्हाट इज द स्टार्क इफेक्ट। सीधे बताओ कि जीमन्स इफेक्ट क्या होता है और स्टार्क इफेक्ट क्या होता है। तो एक बात अच्छे से समझ लीजिए, यहां पर जीमन्स इफेक्ट क्या होता है। जो आप लोगों ने पढ़ा था स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स, स्पेक्ट्रा का मतलब स्पेक्ट्रल लाइन जो बनती नहीं थी, स्पेक्ट्रम में सिखाया था लाइनें। तो देखो ये स्पेक्ट्रल लाइंस हैं। इनको जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो ये स्कैटर होने लगती हैं, बिखरने लगती हैं। ये क्या होने लगती हैं? स्कैटर होने लगती हैं। तो स्कैटरिंग ऑफ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कोई पूछे जीमन्स इफेक्ट क्या होता है तो क्या बोलोगे? स्कैटरिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, स्कैटरिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड। जब उनको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो हम उसे बोलते हैं, और तब वो स्कैटर होने लगते हैं, उसको बोलते हैं जीमन्स इफेक्ट। इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तब भी वो स्कैटर होने लगती हैं, उसको बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। दोनों एक ही जैसे हैं। जो स्पेक्ट्रल लाइन मैंने बनाना सिखाया था वो बिखरने लगती हैं कब? जब मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता है। कैसे? थोड़ा एक बार देखिएगा। आप यहां पर देख लो कुछ ऐसे, ये जो स्पेक्ट्रल लाइन बनी थी ना, ये देखो ऐसे टूटने लगी। आप अभी देखो ये स्पेक्ट्रल लाइन ऐसे ब्रेक होने लगी। एक एक लाइन वो कई सारी लाइनों में टूटने लग जाता है। कब? जब इनको रखा जाता है मैग्नेटिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड में ब्रेक होना, मैग्नेटिक फील्ड में स्कैटर होना, मैग्नेटिक फील्ड में टूट जाना, ये कहलाता है जीमन्स इफेक्ट। और जब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तब स्पेक्ट्रल लाइन का जो टूटना है उसे क्या कहते हैं? स्टार्क इफेक्ट। एक एक नंबर की सिंपल सी डिफिनेशन है, आपको यह भी बात समझ में आनी चाहिए थी। तो ये पहली लिमिटेशन हो गया कि ये जीमन्स इफेक्ट क्यों हो रहा है, इसको नहीं समझा पाता है, और स्टार्क इफेक्ट नहीं समझा पाता है। बात नंबर ये। इसके बाद ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नहीं एक्सप्लेन कर पाता है। अब जिनको ये नहीं पता है कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है, उनको मैंने पिछली क्लास में एक लेक्चर लिया था, वो वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एक प्रिंसिपल था कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट मोमेंटम एंड पोजीशन ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। उस प्रिंसिपल को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कौन? ये बोर्स मॉडल। और क्या होता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उसके लिए आपको अलग से एक लेक्चर मिल जाएगा। तो ये कुछ लिमिटेशन है। 1 नंबर में मैंने देखा है कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि आप बोर्स मॉडल जो होता है उसकी लिमिटेशन बताइए और समझाइए। आज की क्लास में जितनी भी बातें हम लोगों ने पढ़ी और समझी हैं उनको एक बार मैं जल्दी से समझा देता हूं। आपने देखा मेरा प्यारा बच्चा, क्या देखा कि एटॉमिक मॉडल, जितने भी मॉडल थे उन मॉडल के बारे में सीखा। नील्स बोर का जो मॉडल था सबसे पहला, उनमें कई सारे पोस्टुलेट सीखे। 4 पोस्टुलेट सिखाए। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का चारों तरफ एक फिक्स पाथ पे रिवॉल्व करता है, उसको ऑर्बिट कहते हैं। एनर्जी फिक्स रहती है, एनर्जी सेल कहते हैं।
स्टेशनरी एनर्जी सेल हो गया, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट पे रिवॉल्व करेगा जहां एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई हो। एनर्जी जो होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती, जब ट्रांजिशन करेगा तो एनर्जी लूज होगी या एब्जॉर्ब होगी, ऐसे कई सारे कॉन्सेप्ट पढ़े। इसके बाद मैंने न्यूमेरिकल अप्रोच सिखाई और फॉर्मूला बताया और उसकी लिमिटेशन मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आज की क्लास यहीं तक रखता हूं। कुछ टेक्निकल इश्यूज और कई सारे बच्चों के एब्सेंस के कारण क्लास शायद उतनी स्मूथ ना हुई हो, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन अगली क्लास से आपकी चीजें प्रॉपरली रिजॉल्व करके तभी क्लास हम लेंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों, आज की क्लास यहीं रखता हूँ, जाइए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir.